हेलो स्टूडेंट, अजमेरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष मालविया, आपका साइंस टीचर, क्लास 10th का अध्याय 12 प्रमुख प्राकृतिक संसाधन को लेकर एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हूँ। देखिए, इससे पहले अपन ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इस पाठ के बारे में पढ़ा था, प्रमुख संसाधनों के बारे में अपन ने पढ़ा था कि प्रमुख प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो क्या करते हैं, हमारे मानव जीवन को, या कोई भी संसाधन वे हैं जो हमारे मानव जीवन को क्या करते हैं, सुलभ बनाते हैं, सरल बनाते हैं। लेकिन होता यह है कि इन संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और एक मानव निर्मित या कृत्रिम जिसे बोलते हैं, उसे जो मनुष्य स्वयं के सुख सुविधा के लिए बनाता है। नेक्स्ट, उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि विकास एवं उद्गम के आधार पर, विकास एवं उद्गम के आधार पर अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास और उद्गम के, विकास एवं प्रयोग के आधार पर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रयोग के आधार पर कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन कौन से, जो हम अभी उपयोग में ले रहे हैं, वो वास्तविक संसाधन, और संभाव्य जो आने वाले समय में उपयोग में लिए जा सकते हैं। अभी उपयोग में हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम उपयोग में ले सकते हैं। उसी तरह उत्पत्ति और उद्गम के आधार पर देखिए, उत्पत्ति और या उद्गम के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा था, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जीवों द्वारा प्राप्त, सजीवों द्वारा प्राप्त होते हैं संसाधन, वो क्या कहलाते हैं, हमें जैव संसाधन कहलाते हैं। और अजैव संसाधन जो निर्जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे निर्जीव होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने वितरण के आधार पर भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो सर्वव्यापक और दूसरा स्थानिक प्राकृतिक संसाधन। अब सर्वव्यापक यानी जो सभी जगह उपस्थित हो, सभी जगह उपस्थित हो, कहीं भी चले जाए, जैसे हवा, वायु, प्रकाश, ये हमें सब जगह उपस्थित मिलते हैं। लेकिन कुछ एक संसाधन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ एक संसाधन होते हैं जो कुछ निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं। जैसे देखिए, कुछ एक संसाधन निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, जैसे कोयला होता है, तो वो कुछ एक सऊदी अरब, इन कुछ एक गिने चुने स्थानों पर ही मिलते हैं, हर एक जगह नहीं मिलते हैं। इसी तरह फिर हमने एक प्रकार और पढ़ा था, कौन सा प्रकार था वो? एक प्रकार था नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय प्राकृतिक संसाधन। नव्यकरणीय यानी जिनका अपन एक बार उपयोग लेने के बाद बार बार उपयोग ले सकते हैं, यानी पुनः नवीन पदार्थ बना के। जैसे कोई प्लास्टिक होता है, उसको अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी टूट गई, ठीक है, फिर उसको जला के वापस क्या करते हैं, नए नए पदार्थ प्लास्टिक के बना लेते हैं। जैसे हम देखते हैं, कूड़ा कचरा लेने वाले आते हैं, प्लास्टिक वाला नहीं आता है, तो वो कागज की कॉपियां, किताबें ले जाता है, फिर वो क्या करता है, वो कचरा है, वो कचरा नहीं है, वो फिर उन कागज किताबों को क्या करता है, उबालते हैं और उनको वापस नई किताबें कॉपी बना के बेचते हैं। तो ये पुनः चक्रण हो गया, बार बार, यानी ये नव्यकरणीय संसाधन है। और अनव्यकरणीय संसाधन जिनका अपन बार बार उपयोग नहीं ले सकते, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला एक बार जल गया तो जल गया। अब अपन ऐसा तो रिवर्स तो है नहीं कि वापस उसका उपयोग में ले सकते हैं, वापस उसका उपयोग नहीं लिया जा सकता। अब अपन आगे देखते हैं इस पार्ट को। देखिए, इसमें क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का। ये जो भी प्राकृतिक संसाधन है, कोयला, डीजल, पेट्रोल, जो आने वाले समय में नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा था, उनका प्रबंधन बहुत जरूरी है, उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। अब संरक्षण क्यों करना है? संरक्षण इसलिए करना है कि हमने जिन चीज़ों का उपयोग लिया है, अब आप देख लो, इस दुनिया में हजारों, क्या अनगिनत प्रत्येक व्यक्ति के घर में लगभग एक आध मोटरसाइकिल, कार ये मिल ही जाती है। आप उम्मीद करो इस चीज का कि कल अचानक पूरा पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए अचानक, तो क्या होगा? तो हम देखेंगे कि गाड़ियां हमारे पड़ी पड़ी सड़ेगी, पड़ी पड़ी क्या होगी, सड़ेगी, कुछ काम की नहीं होगी। पेट्रोल डीजल के बिना क्या काम की, तो कुछ काम नहीं आएगी। तो इसके लिए
क्या करना है, हमें इन पेट्रोल डीजल ये जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण करना जरूरी है। संरक्षण का मतलब क्या होता है? वास्तविकता में संरक्षण का मतलब होता है ऐसा उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना, ऐसा उपयोग करना कि क्या हो, हम अपनी आवश्यकताओं का पूरा कर सके उपयोग करके उन संसाधनों का, तथा ऐसे विवेकपूर्ण अच्छे ढंग से उपयोग करना कि हमारी आवश्यकता भी पूरी हो और वो पदार्थ, वो प्राकृतिक संसाधन आने वाली पीढ़ियों को भी मिले और उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करें। इस प्रकार से ऐसा करना, ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग जिसमें वह हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा करे, वह आने वाली पीढ़ी के लिए भी संरक्षित रहे, ऐसा क्या कहलाता है? प्राकृतिक संरक्षण कहलाता है। सबसे पहले न्याय संगत उपयोग करना हर चीज का, जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करना जरूरी है, ये तो ठीक है। दूसरी चीज है कि विवेकपूर्ण उपयोग करना, जितनी जरूरत है उतना मितव्ययता करना, जितनी अल्प ज्यादा जितना हो सके उतना कम व्यय करना। जैसे थोड़ा सा हमें जाना है, 5-10 मिनट का भी रास्ता नहीं है, वहाँ भी हम मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, या दूध लेने जाना है, पास में डेयरी है, वहाँ से भी दूध लेने के लिए हम मोटरसाइकिल नहीं लेके जाते हैं। तो इनके लिए अननेसेसरी यानी अनावश्यक हम इन प्राकृतिक पेट्रोल डीजल प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहे हैं? अनावश्यक उपयोग कर रहे हैं और उसको नष्ट कर रहे हैं, ताकि लेकिन हम तो क्या पैदल भी जा सकते हैं वहाँ तक, थोड़ा देर घूमना भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाती है, लेकिन ऐसा करते नहीं है। तो मितव्ययता पूर्ण प्रयोग करना, लेकिन मितव्ययता का पूर्ण प्रयोग का मतलब कंजूसी करना नहीं है कि हमें जरूरत है, हमें 5 किलोमीटर दूर जाना है फिर भी हम पैदल जा रहे हैं। जहाँ जरूरत है वहां उन प्राकृतिक संसाधनों का क्या करें? उपयोग में ले, लेकिन जहां अनावश्यक हो, जहां ज्यादा जरूरत नहीं हो, वहां उपयोग में लेने की जरूरत नहीं है। अब ये संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई कहाँ जरूरत पड़ी है संसाधनों के संरक्षण की? तो संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि संसाधन अगर खत्म हो गए तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या दिखाएंगे? आने वाली पीढ़ी को हम क्या देखे जाएंगे? ठीक। अब इसी को हम आगे लेते हैं, वन संरक्षण एवं उपाय। अब वन संरक्षण क्या होता है? जंगल देखते हैं हम, जंगलों में कई सारे जानवर होते हैं, हमारे उपयोग की लकड़ियाँ, इमारती कांच, उन लकड़ियों का उपयोग अपन क्या करते हैं? उन लकड़ियों का उपयोग क्या करते हैं अपन? उन लकड़ियों का उपयोग हम जलाने में काम में लेते हैं। कई लकड़ियों से मकान बनते हैं, कईयों के फर्नीचर बनते हैं। फिर वनों से कई सारी आवश्यक औषधियाँ, दवाइयाँ मिलती हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है। और इन वनों में कई सारी खाद्य श्रृंखला यानी अनेक प्रकार के जीव जंतु जो क्या करते हैं? एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ऐसा काम में चलता है। देखिए, अब वन संरक्षण होना चाहिए। अब इसके उपाय क्या क्या है? सवाल पूछा जाता है, इसको आप एक क्वेश्चन की तरह ले लें आराम से कि ये क्वेश्चन ही, और ये क्वेश्चन पे ही हम चलेंगे अब आगे प्रत्येक का, कि क्वेश्चन के आधार पर कि इस पार्ट में से कौन कौन से, इस लेसन में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बनते हैं, उसको अपन क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण है, उपाय क्या क्या है? तो वन संरक्षण का उपाय क्या क्या है? तो वनों की पहली पोषणीय सीमा तक कटाई, जितनी जरूरत है वनों की उतनी ही कटाई। लेकिन होता क्या है, काटने के लिए जाते हैं, जितनी एक पेड़ की जरूरत है और एक साथ 15-20 पेड़ काट के लेके आ जाते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो पोषणीय सीमा तक जितनी हमें जरूरत है उतना ही काम। वन कटाई और वृक्षारोपण का अनुपात समान होना चाहिए। अब हम एक पौधा काट के लाए हैं तो कम से कम एक पौधा वापस लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। क्यों? वन कटाई एवं वृक्षारोपण का अनुपात समान होना चाहिए। दूसरी चीज, फिर वनों की आग से सुरक्षा, निरीक्षण, गृह, अग्नि रक्षा पर वनों की हमें क्या करनी चाहिए? आग से सुरक्षा करनी चाहिए। हम देखते हैं जंगलों में कई सारी आग लग जाती है। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ थोड़े दिनों पहले, साल भर पहले की बात है, हमने सुना भी होगा क्या कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, जिसमें कई सारे कंगारू, जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय
पशु है वो क्या हुआ, मर गया, वो मर गया। तो कई सारे हो गए। वहां पर क्या था कि आग, जो वनों की जो आग होती है वो बहुत ही जबरदस्त होती है, बहुत तेज गति से वो आग पकड़ती है। तो वनों की जो आग होती है वो बहुत ही तेज गति से आग पकड़ती है। हम देखते हैं धीरे से थोड़ी सी आग लगती है, लेकिन वो बढ़ती 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 बहुत ही ज्यादा हो जाती है। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जंगलों में जो आग लगी थी वो काबू करने में कम से कम 5 से 6 दिन लग गए थे, क्योंकि उस समय उनके पास इतना था नहीं, इतनी वो रक्षा युक्तियां नहीं थी, इतना आग बुझाने की जो युक्तियां उनके पास नहीं थी। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर हुआ ये कि आग जलती गई और वहां के कंगारू, जो उनका राष्ट्रीय पशु है, वो साथ में जलते गए। तो वनों से आग से वनों की सुरक्षा बहुत जरूरी है वन संरक्षण के लिए। इसके लिए क्या करें, हम निरीक्षण गृह रखें, यानी जितना भी बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, तो वहां पर एक निरीक्षण गृह यानी ऑफिस बनाने चाहिए और अधिकारी बैठाने चाहिए, कर्मचारी बैठाने चाहिए, जो क्या करे, उन वृक्ष में घूमकर क्या करे, निरीक्षण करते रहे। फिर अग्नि रक्षा पथ भी बनाना चाहिए, लगातार अग्नि रक्षा पथ होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एक फोन करे, एक ऑर्डर आए और कई सारे वो अग्नि रक्षा युक्ति वाले साथ में आ जाए, फायर ब्रिगेड वाले भी जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच सके। दूसरा है दवाओं द्वारा हानिकारक कीटों से सुरक्षा करना। वनों पर कई सारी बीमारियां, हानिकारक जीव जीवाणु कीटाणु लग जाते हैं, तो क्या करना, उनका दवाइयां छिड़क कर उनसे क्या करना, उनकी रक्षा करना भी जरूरी होता है। फिर है रोगग्रस्त वृक्ष। फिर भी हम कितने भी दवाइयां छिड़क ले, लेकिन रोग से नहीं बचा सकते। लेकिन जिन पौधों में रोग लग जाता है, उन पौधों से रोग आगे ना फैले, एक पौधे से दूसरे पौधे में ना फैले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रोगग्रस्त वृक्ष को तो जड़ से ही उखाड़ देना चाहिए, काट देना चाहिए। ठीक है। विविधतापूर्ण वनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आगे का कारण है कि विविधतापूर्ण जो भी वन होते हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। अर्थात क्या होता है कि विविधतापूर्ण वन यानी पूरे वनों में एक जैसे वृक्ष नहीं लगाने चाहिए पूरे जंगल में, या हम जहाँ कहीं भी वृक्ष लगा रहे हैं तो वहाँ एक जैसे वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक जैसे वृक्ष होंगे तो क्या होगा, एक जैसे वृक्ष होंगे तो अगर एक में रोग कीटाणु जीवाणु अगर लग गया, अब चारों तरफ उसके क्या है, वैसे के वैसे वृक्ष है, वैसे के वैसे पौधे हैं, तो क्या होगा, वो लगातार फैलता जाएगा, रुकेगा नहीं। लेकिन विविधतापूर्ण अगर वृक्ष होंगे तो क्या होगा कि एक पौधे के अंदर ऊपर अगर जीवाणु कीटाणु लग गए तो उसके आसपास वाला जो दूसरा पौधा है उसमें ऐसा गुण हो सकता है कि वो इन कीटों को हटा दे, उन कीटों के प्रति उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों के प्रति, रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न रहती है, तो वो बाकी कीटों को भी भगा देते हैं और बाकी फसलों को, बाकी वृक्षों की सुरक्षा करते हैं। इसीलिए विविधतापूर्ण वनों को प्राथमिकता देना जरूरी होता है, विविधतापूर्ण वृक्ष लगाने चाहिए। फिर कृषि व आवास हेतु वन भूमि का उन्मूलन एवं झूम कृषि पद्धति पर रोक लगनी चाहिए। अब कृषि एवं आवास हेतु क्या करना है, वन भूमि का उन्मूलन। अब लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो रहने के लिए जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जगह तो नहीं बढ़ रही है ना, रहने की जगह तो उतनी है, पृथ्वी तो उतनी की उतनी रहनी है, लेकिन जनसंख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको खाने पीने के लिए, रहने के लिए क्या होगा, जगह की आवश्यकता होती है। तो लगातार जनसंख्या वृद्धि होने से वो अपनी आवास एवं कृषि, खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी और भोजन के लिए खेती करनी पड़ेगी। तो खेती करने की जगह के लिए और रहने की जगह के लिए क्या करते हैं, कृषि व आवास हेतु वो क्या करते हैं, रहने की जगह और खेती के लिए वनों की कटाई करते हैं, उस पर क्या करना है, रोक लगानी है। और झूम कृषि पद्धति एक आदिवासियों की कृषि पद्धति है। इस पद्धति में क्या होता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं, जो घूमंतु लोग होते हैं, जो जगह जगह घूमकर अपना जीवन यापन करते हैं, वो खेती करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ही किसी नए स्थान पर जाते हैं, वहां की जगह को, वहां के जंगलों को क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं।
आग लगाने से क्या होता है, जलकर वो पौधे मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और कई सारे लाभदायक गुण उस मिट्टी में आ जाते हैं। फिर वहां पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। इस प्रकार वहां पर 3-4 साल क्या होता है, बढ़िया खेती होती है और धीरे धीरे फिर क्या हो जाता है, उसके अंदर के जलाने से जो भी पोषक पदार्थ उस मिट्टी में आए थे वो सब खत्म हो जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, तो फिर करते ये है कि 4-5 साल का से अच्छी खेती बाड़ी अच्छी हुई, पैदावार अच्छी आई, तब तक तो वो यहाँ पर काम करते हैं और बाद में छोड़कर किसी नई जगह पर चले जाते हैं और नई जगह पर जाकर वहाँ के जंगल को जलाकर फिर 4-5 साल ऐसे खेती करते हैं। तो ये क्या है, झूम कृषि पद्धति है, यानी झूम झूम के घूम घूम के वो कृषि पद्धति करते हैं आदिवासी लोग। तो इस खेती पर, इस प्रकार की झूम कृषि पद्धति पर क्या होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। ईंधन व इमारती लकड़ी के नवीन विकल्प ढूंढने चाहिए। जो ईंधन है यानी जलाने के लिए जो लकड़ी है, वह इमारती जो मकान बनाने के लिए जो लकड़ी है, फर्नीचर है, उनके नए नए विकल्प ढूंढने चाहिए। क्योंकि अब लकड़ी ये हमें ज़्यादातर कहाँ से प्राप्त होती है, कि नॉर्मल ये हमारे आसपास जो भी हम पेड़ पौधे देखते हैं वहाँ से हमारे फर्नीचर ये नहीं काम में आते। उनको जलाने के काम में ले सकते हैं, लेकिन फर्नीचर इमारत बनाने में काम में नहीं आता। उनके लिए तो सागवान, ये बड़े बड़े मजबूत प्रकार के पेड़ पौधे चाहिए होते हैं, वृक्ष चाहिए होते हैं, और वो ज़्यादातर जंगलों में ही मिलते हैं। तो इन इमारती लकड़ियों का और ईंधन की लकड़ियों का क्या करना चाहिए, हमें नया विकल्प ढूंढना चाहिए। फिर जन चेतना, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उपाय क्या है वन संरक्षण का, कि लोगों को जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। लोगों में अगर जागरूकता होगी तो वो कटाई के लिए नहीं जाएंगे, काटेंगे नहीं इन पेड़ पौधों का, वृक्षारोपण ज्यादा करेंगे, तथा जो कटाई करते हैं, जहां भी कटाई होते हुए देखेंगे वहां क्या करेंगे, वो उनको रोकेंगे। फिर नियमों व कानूनों की कड़ाई से पालना। जो भी नियम और कानून है उनके क्या करने, कड़ाई से पालना। सरकार ने हम कई सारे नियम कानून तो बना रखे हैं, लेकिन उनका कड़ाई से पालना नहीं की जा रही है। उनकी कड़ाई से क्या नहीं की जा रही है, पालना नहीं की जा रही है। क्योंकि नियम कानून तो बना दिए कि इतने प्रतिशत जगह पर वृक्ष होने जरूरी है, ठीक है, ये जगह है, फलानी जगह है, जिसको एकदम निरीक्षित करके उनको संरक्षण में घोषित कर दिया। यहाँ चराई करना, कटाई करना, शिकार करना बिल्कुल मना है। लेकिन होता क्या है, सरकार की यहाँ पर जो भी नियम है उसकी कड़ाई से पालना नहीं होती है, और लोग उन्हीं स्थानों पर जाकर क्या करते हैं, अपने पेड़, अपने पशु पक्षियों को चराते हैं, कटाई होती है और शिकार किए जाते हैं। इसी तरह कुछ और चीजें जैसे बांध व बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी बनाई जाती है। अब पानी को संरक्षित करने के लिए, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए बांध ये बनाते हैं, तो वो कहीं ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ जंगलन होता है। तो फिर जंगलों को काट कर क्या करते हैं, वहां पर बांध बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाते हैं, जो सही नहीं है, जो सही नहीं है। इन पर रोक लगनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, तो ये था हमारे वन संरक्षण एवं उपाय के कार्य थे, हमने पढ़े अभी तक, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि वनों की पोषणीय सीमा तक कटाई होनी चाहिए, वन कटाई वृक्षारोपण समान अनुपात में होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो भी उपाय है वो है नियमों की पालना और जन चेतना। जब तक लोगों में जागरूकता और जन चेतना नहीं आएगी और वो खुद स्वयं कठोर रूप से जो भी नियम बनाए हैं, उनका कानून बनाए, उनका पालन नहीं करेंगे, तब तक वन संरक्षण नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर है छोटा सा एक सामाजिक वानिकी क्या होती है। तो सामाजिक वानिकी में क्या होता है कि लोगों, इसे क्या कहते हैं, इसे लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। सामाजिक वानिकी में क्या होता है, ये भी एक वन संरक्षण, वनों के संरक्षण से संबंधित क्या है, एक कार्यक्रम है। अब इस कार्यक्रम में होता क्या है, लोग अपने आप ही क्या करते हैं, लोग अपने आप पेड़ पौधे लेते हैं, उनको उगाते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, कटाई से रोकते हैं, और जैसा भी हो सकता है जो भी उपाय करके वो क्या करते हैं, इन सब चीजों का उपयोग करते हैं, इन सब चीजों को करते हैं कि वृक्षों को बचाया जा सके। अब इसमें सब कार्य, इसमें किसी भी सरकार का क्या होता है,
नियंत्रण नहीं होता, ना राज्य सरकार का, ना किसी कलेक्टर का, ना किसी नेता का, ना किसी जिले का, ना गांव का सरपंच, किसी का नहीं। लोग अपने आप अपनी मर्जी से क्या करते हैं, वनों का संरक्षण करते हैं। अब लोग जो भी करते हैं लोग ही करते हैं, इसमें किसी सरकार का कोई नियम कानून नहीं होता। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लोगों का। लोग ही करते हैं तो लोगों का, लोगों के लिए, दूसरे लोगों के सुरक्षा के लिए वन संरक्षण करेंगे तो दूसरे लोगों की सुरक्षा होगी। तो लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाया भी कौन जाता है, लोगों द्वारा ही चलाया जाता है। नियम कानून सब लोगों के ही होते हैं, किसी भी सरकार, केंद्र या राज्य सरकार के नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, यानी लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम होता है। अब इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, प्रमुख घटक देखिए। कृषि वानिकी, कृषि वानिकी सबसे पहले सामाजिक वानिकी लाने का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है, कृषि वानिकी। यानी खेती के लिए हम जो भी करते हैं, ये झूम कृषि पद्धति, खेती जो भी हम करते हैं उसको ध्यान में रखना है। खेती ऐसी करनी है कि उससे वनों का संरक्षण हो। यानी खेती करने के लिए हम किसी नई जगह पर जाकर वहां के वनों की कटाई ना करें, ठीक है। जितना हो सके वृक्षों को काटने से रोकें, वनों का संरक्षण करें और खेती करें, ऐसा हो। यानी कृषि के साथ साथ थोड़े बहुत वृक्ष भी उगा दिए जाए तो सबसे बेहतर है। दो कार्य एक साथ होने चाहिए, वो कृषि वानिकी होती है। फिर दूसरा प्रमुख घटक क्या है, वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण करना। अब जो भी वन विभाग होते हैं, फॉरेस्ट वाले, फॉरेस्ट गार्डन, ये सब फॉरेस्ट जो विभाग होता है उसको क्या करना चाहिए, नहरों, जो भी नहर है वहां, सड़कों और अस्पताल के चारों तरफ क्या करनी चाहिए, ये सभी सार्वजनिक स्थान है। नहरों पर हम देखते हैं कई पर्यटक आते हैं, लोग विदेशी लोग घूमने के लिए आते हैं, तो वो नहरों के आसपास क्या करते हैं, बैठते हैं। आगे देखिए, नहरों और सड़कों के चारों तरफ, क्योंकि सड़कों पर कई सारी गाड़ियां चलती हैं, उनसे कई सारे धुएं निकलते हैं, तो प्रदूषण होता है। और वृक्ष क्या करते हैं, प्रदूषण को सोख लेते हैं, प्रदूषण को कम करने का कार्य करते हैं। इसलिए सड़कों और अस्पताल के चारों तरफ अगर हरियाली हो, सुबह सुबह बढ़िया हवा आए, बढ़िया वातावरण मिले, ठंडा बढ़िया, तो लोगों, व्यक्तियों के अंदर ऐसे ही एक पॉजिटिव एनर्जी सक्रिय होती है और वो रोगियों के लिए, बीमारों के लिए क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए अस्पताल के चारों तरफ ये सब सार्वजनिक स्थान है जहां पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। तो इन सार्वजनिक स्थानों पर क्या करना, सामुदायिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, एक समुदाय को आवश्यकता पूर्ति हो, इसके लिए क्या करना, वृक्षारोपण कार्यक्रम करने चाहिए। जगह जगह पर वृक्ष, सड़क, नहरों, सड़कों, अस्पतालों के चारों तरफ क्या करनी चाहिए, हमें वृक्षारोपण करने चाहिए। वन विभाग को ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए। तीसरा है ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। अब फॉरेस्ट विभाग जो होता है वो हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन गांव के लोग, अगर गांव के लोग अपनी जिम्मेदारी समझ जाए, प्रत्येक जगह का, सिर्फ गांव नहीं, शहर, बड़े बड़े राज्यों, जिलों और वहां के जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी अगर समझ जाए और वृक्षारोपण करे, वो तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि प्रत्येक विभाग, फॉरेस्ट विभाग भी हर जगह, हर कोने पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन व्यक्ति तो वहां पर उपस्थित होते हैं। तो अगर वो व्यक्ति, वो ग्रामीण लोग क्या करें, वृक्षारोपण करें सार्वजनिक जगहों पर, तो ये सबसे बेस्ट है और ये सामाजिक वानिकी का घटक है। अगला है वन्य जीव संरक्षण एवं कारण। वन्य जीव संरक्षण, अब वन्य जीव संरक्षण में क्या होता है, देखो हम देखते हैं कि पेड़ पौधों की कटाई होती है, जो भी जीवों की, पेड़ पौधों की कटाई होती है, ठीक है। तो इस कटाई में क्या, सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं कटते, पेड़ पौधों पर जो जीवित रहने वाले अनेक जीव, पशु पक्षी होते हैं, उनका भी जीवन बाधित होता है। क्योंकि कुछ एक जीव ऐसे होते हैं जो निश्चित प्रकार के पौधे पर ही अपना जीवन व्यापन करते हैं, वहीं पर कुछ अंडे देते हैं, कुछ रहते हैं। तो जैसे ही वनों की कटाई होता है, वनों उन्मूलन होता है, जैसे झूम कृषि में बताया गया कि वनों का क्या होता है, जलाया जाता है। जैसे ही जलाया जाता है, कटाई होती है, तो क्या होता है, उन वनों पर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं
उनके आवासों को बड़ा नुकसान पहुंचता है, उनका प्राकृतिक आवास ही छीन लिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनकी वन्य जीव मर जाते हैं, उनको भी काफी नुकसान होता है। कई कारण हैं। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण भी जरूरी है, इन वनों का जीवों का संरक्षण भी जरूरी है, क्योंकि कुछ एक ही जीव ऐसे बचे हैं जो क्या है, बचे हैं दुनिया में। ठीक है, जिनको हम देखते हैं। कुछ जीव तो ऐसे हैं कि जो आज से 5 साल पहले थे पर आज के समय कहीं देखने को भी नहीं मिलते, और कुछ एक जीव बहुत ही कम संख्या में बचे हैं जो आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे हम देखते हैं डायनासोर, ये हम मूवियों में देखते हैं, ऐसा होता था, किताबों में फोटोओं में देखते हैं। ठीक, लेकिन हम हमारी आंखों से नहीं देख पाते। वैसे शेर अभी हम आंखों से देख सकते हैं, बगैरा शेर ये अभी हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएंगे, और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो क्या करेगी, आंखों से कभी शेर देख नहीं पाएगी। ठीक है, उनको भी फिर ये शेर कहाँ, ऐसा कोई शेर था जिसके ऐसे बाल निकल लेते हैं, ऐसी त्वचा थी, धारियां थी, वो था, वो सब सिर्फ फोटो में ही देखेंगे। ठीक है, तो वन संरक्षण जरूरी है। अब इसके कारण क्या है, वनों की वन्य जीवों का जो होता है कि हाँ, वन्य जीव संरक्षण करने का क्या कारण, ऐसा क्या हो गया, तो सबसे बड़ा कारण है प्राकृतिक आवासों का नष्ट। वन्य जीव क्यों कम हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके प्राकृतिक आवास ही क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। उनके प्राकृतिक आवास नष्ट होते जा रहे हैं। अब नष्ट होने का कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि। प्राकृतिक आवास नष्ट होने का कारण, पहला कारण यह है कि जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि होने से कैसे नष्ट होता है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए होगी, खाने के लिए अनाज चाहिए होगा। तो जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, लोगों में क्या बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि के साथ खाने के लिए अनाज चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, अपनी खेती बाड़ी के लिए वनों को काटते हैं, रहने की जगह, अपने मकान बनाने के लिए क्या करते हैं, उन वनों को काटते हैं, जिससे उन पर रहने वाले जो जीव होते हैं, उन पर निर्भर रहने वाले जीवों का प्राकृतिक आवास, जो उनका घर होता है उन वृक्षों पर, वो खत्म हो जाता है। फिर बृहद जल परियोजना, ये जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया कि बांध ये सब बनाए जाते हैं, जल परियोजनाएं, तो इनको बनाने के लिए जंगलों की कटाई की जाती है, वनों की कटाई की जाती है। तो उन वनों की कटाई के साथ साथ वन्य जीव भी क्या होते हैं, उन पर निर्भर रहने वाले वन्य जीव भी वहां से समाप्त होते हैं। फिर जंगलों में जो खनन कार्य होता है, जंगलों में जो भी खनन कार्य होता है, खुदाई का कार्य होता है, उसके कारण पेड़ पौधों की कटाई होती है और उन पर रहने वाले जीवों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, प्राकृतिक आवास उनके नष्ट होते हैं। समुद्रों में तेल टैंकरों के रिसाव से, समुद्रों में जो तेल टैंकर होते हैं, जैसे ये समुद्र है, इनके तेल टैंकरों में से जो भी यहाँ पे समुद्र में जो तेलों का आयात और निर्यात होता है वो ज्यादातर समुद्री मार्गों से होता है, या जो भी पेट्रोल डीजल या जो भी ऑयल होते हैं उनका समुद्री मार्ग से होता है। जब ये टैंकर वहां से गुजरते हैं तो कुछ एक मात्रा में तेल का रिसाव होता है, उन टैंकरों में से तेल गिरता रहता है, जो परत के रूप में क्या करता है, यहाँ पर जो क्या करता है, परत के रूप में इस पानी पर बिखर जाता है, परत के रूप में पानी पर बिखर जाता है। पानी पर बिखरने के बाद क्या होता है कि ये परत बन जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश, हवा इनके अंदर, पानी के अंदर नहीं जा पाती, जिससे अब पानी, सूर्य, हवा, सूर्य का प्रकाश सब ऊपर ही रह जाता है। तो अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सब का क्या हो जाता है, जीवन बाधित हो जाता है, बिना हवा, बिना ऑक्सीजन और बिना प्रकाश के, जिससे ये अंदर ही अंदर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है, फिर है दूसरा कारण क्या है, वन्य जीवों का अवैध शिकार। अब दूसरा कारण, वनों की कटाई से तो होता है उनका प्राकृतिक आवास नष्ट, ठीक है, जिससे उनकी संख्या में, वन्य जीवों की संख्या में कमी आ रही है। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि अवैध शिकार, यानी जानवरों का, वन्य जीवों का, उनकी खाल के लिए, उनके दांतों के लिए, उनकी आंखों के लिए, उनकी हड्डियों के लिए क्या किया जाता है, अवैध शिकार किया जाता है, और उनकी इन चीजों को बेचकर पैसे कमाए
जाते हैं। उनका अवैध शिकार, जिसका शिकार करने की कोई भी क्या है, जिनको शिकार करने की अनुमति नहीं है, ठीक है, वो अवैध शिकार छुप कर शिकार करते हैं और क्या करते हैं, वन्य जीवों का अवैध शिकार करने से उनकी संख्या में, वन्य जीवों की संख्या में कमी आ रही है। फिर प्रदूषण के कारण भी क्या हो रहा है कि कई सारे जीवों की मृत्यु हो रही है। नेक्स्ट, मानव एवं वन्य जीवों में लगातार संघर्ष चलता ही आ रहा है। मानव और वन्य जीवों में क्या होता है, लगातार संघर्ष चलता रहता है। कि ये कैसा संघर्ष, कि मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, वनों का कटाई और वन्य जीवों का मारता है, ठीक है, उन खाल के लिए, बाल के लिए, दांतों के लिए, हड्डियों के लिए वन्य जीवों का शिकार करता है। और वन्य जीव क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए मानव का शिकार करते हैं। तो इनके बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। कुछ खाने की चीजें होती हैं वो मानव को भी जरूरी होती है और कुछ खाने की चीजें वन्य जीवों को भी जरूरत होती है। कुछ एक कॉमन चीजें हैं तो दोनों को चाहिए और उनको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दोनों के बीच संघर्ष होता है। उस संघर्ष में वन्य जीव मारे जाते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा बच्चों इस पाठ के अंदर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में। फिर जैसे वन प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक है, हम नहीं बना सकते, तो वन संरक्षण क्या है, संरक्षण के उपाय क्या है, इम्पोर्टेंट है। फिर सामाजिक वानिकी के बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद हमने वन्य जीव के संरक्षण और उनके कारणों के बारे में पढ़ा, ठीक है। सामाजिक वानिकी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी 2 साल से पूछी नहीं गई और 30 पर 1 या 2 नंबर का सवाल बन सकता है। आगे आने वाली क्लासों में हम इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे और इस पाठ के आगे हम अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर यानी बायोस्फीयर जो जैव मंडल है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा, ठीक है। आने वाली क्लास में हम इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।